Hello students, welcome to 12th class. And as you know that we are continuing our chapter number 3. The name of the chapter is बंधुत्व जाति एवं वर्ग. तो देखिए सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है महाभारत की विशिष्टता. यानी कि जब महाभारत की रचना हुई तो उसकी विशेषता क्या थी. तो देखिए इतिहासकार जांचते हैं कि क्या ग्रंथ प्राकृत पाली या संस्कृत भाषाओं में लिखे गए थे. तो देखिए इतिहासकार इस चीज़ की जांच कर रहे थे कि जो महाभारत है वो किस भाषा में लिखा गया है. वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में या संस्कृत भाषा में लिखा गया है. वे उन लेखकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचार से पाठ का आकार दिया है. यानी कि मतलब लेखकों के जीवन के बारे में या उनके विचारों के बारे में या उनके जो है इस महाभारत की जो घटना को देखने के दृष्टिकोण के बारे में जांचने का जो है प्रयास करते हैं कि उन्होंने जो ये महाभारत की रचना की थी तो उनका दृष्टिकोण क्या था, मतलब उनका नज़रिया क्या था, किस मतलब विचार को ध्यान में रख करके उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की. इसके बाद देखिए महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों की जो तुलना में कहीं अधिक सरल है. तो देखिए जो महाभारत के अंदर जो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो वेदों की जो तुलना में बहुत ज़्यादा सरल भाषा, यानी कि वेदों में जो है जिस संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया वो तो बहुत कठिन भाषा होती है, और जो महाभारत की रचना हुई है और उसमें जो संस्कृत भाषा का प्रयोग है वो बहुत सरल है. इतिहासकार पाठ की विषय वस्तु को दो व्यापक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं: कथा वस्तु और कथा उपदेश युक्त युक्तियाँ. यानी कि कहानी की फॉर्म में और कुछ जो है पंक्तियों की, जैसे मान लीजिए श्लोकों की फॉर्म में. मतलब दो रूपों में जो है इतिहासकार ने इस महाभारत की विषय वस्तु को डिवाइड किया है. महाभारत को कई चरणों में लिखा गया है. देखिए ये बात जो है सिद्ध हो चुकी है कि जो ये महाकाव्य है बहुत ही ज़्यादा लंबा है और इसकी जो रचना काफ़ी कई वर्षों तक होती रही है. सिर्फ वेदव्यास जी ने इसकी रचना नहीं की है, और भी अनेक ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने जो है इसकी रचना में सहायता प्रस्तुत की है. देखिए यह किसी एक लेखक का काम नहीं है. हालांकि यह पारंपरिक रूप से जो है वेदव्यास नाम एक ऋषि को जिम्मेदार ठहराया गया. यानी कि जो वेदव्यास जी को पारंपरिक रूप से जो इसके जो लेखक हैं वो वेदव्यास जी ही हैं, और इनके लेखक के रूप में जो है वेदव्यास जी को याद किया जाता है. वैसे इन जो ये महाभारत जो ग्रंथ है इसकी जो रचना है काफ़ी लंबे समय तक हुई है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इतने लंबे समय तक एक ही व्यक्ति जो है इसकी रचना करे. तो बहुत सारे लेखकों के जो है मतलब योगदान से ये जो महाभारत है वो तैयार किया गया था. आगे देखिए महाभारत में जो लड़ाई है, जंगल है, महल हैं, बस्तियां हैं, इनका विशद वर्णन किया है. यानी कि बड़ा ही जो है मतलब किस तरह से जो है युद्ध हुए हैं, किस तरह से इन लोगों को जो वनवास हो गया था महलों में, मतलब किस तरह से इनको जो है महलों से निकाल करके जो है दूसरे स्थान पर जा कर के अपने जो है रहने के लिए इन्हें अपनी व्यवस्था करनी पड़ी. तो इसका बड़ा ही विशद मार्मिक जो है वर्णन इसमें महाभारत में मिलता है. महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरण में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह था. देखिए ये तो मतलब ये एक चुनौतीपूर्ण प्रकरण था. यानी कि आज अगर हम देखें तो ये बात सत्य सिद्ध नहीं होती. मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को सत्य नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए वो सतयुग होते थे, यानी ऐसे वैदिक युग होते थे जब जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है बहुत उच्च कोटि की मानी जाती थी. जिस समय जो है महान महान जो है विभूतियाँ हुई हैं, जैसे ऐसी ऐसी महान सती जो स्त्रियाँ हुई हैं. तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो है ये इस बात के ऊपर जो है एक जो है डाउट क्रिएट करता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो द्रौपदी है उनका 5 पांडवों के साथ, मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है. ये उस समय जो है ये जो महाभारत में जो ये वर्णन मिला है ये उस समय का जो है चुनौतीपूर्ण प्रकरण माना जाता है. इसके बाद देखिए यह जो है सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के बीच बहुपति महिला के कई पति होने के का जो अभ्यास इसका सुझाव देता है. तो देखिए ये जो सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग होता है, जैसे जो जैसे मान लीजिए जो मतलब
जो बड़े कुल के जो लोग होते हैं, अभिजात वर्ग, जैसे जो सत्तारूढ़ होते हैं, यानी कि जिनकी हाथ में जो है सत्ता होती है, तो ऐसे मतलब कुल के लोगों के बीच का जो संघर्ष इसको माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बहुपत्नीत्व ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से अवांछनीय है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो हमारा एक जो ब्राह्मणीय जो एक दृष्टिकोण है उसके अनुसार जो है बहुपत्नी का हमें ऐसा कुछ अपने इतिहास में मिलता नहीं है कि कुछ इस तरह की जो है प्रथा होगी। लेकिन युद्ध के समय क्या हुआ था कि ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की कमी के कारण ऐसा हो सकता है कि भाई जो है बहुपत्नी विवाह जो है हो गया था। तो ये जो इसका कारण यह है कि जो है हिमाचल क्षेत्र में मतलब इसका जो साक्ष्य है वो हमें हिमाचल क्षेत्र में जो है हिमाचल क्षेत्र से भी प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि युद्ध के समय में जो महिलाओं की कमी के कारण यह हिमाचल क्षेत्र में प्रचलित एक प्रथा थी। तो ये हिमालय क्षेत्र में प्रचलित एक जो है प्रथा थी। तो देखिए महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 1919 में जो है एक संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था वी.एस. सुथंकर। इनके नेतृत्व में जो है इस परियोजना की शुरुआत हुई है, यानी जो महाभारत को एक पुस्तक के रूप में संकलित करके इसका संस्करण तैयार किया गया था। देखिए इस परियोजना का उद्देश्य था कि महाभारत नामक महान जो महाकाव्य था इसकी विभिन्न जगहों से जो जो प्राप्ति हुई हैं पांडुलिपियों की, इनको इकट्ठा करके एक किताब का रूप देना। इसके बाद देखिए कि बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर के महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक जो है तरीका ढूंढा। विद्वानों ने क्या देखा कि देखिए जो भी पांडुलिपियाँ मिली हैं इनमें जो है मिलते जुलते जो श्लोक हैं उन्हें सत्य मान कर के जो है इन्होंने इकट्ठा करके एक जो है ये देखिए दिया हुआ है कि इन सब का जो प्रकाशन है इन्होंने लगभग 13,000 पन्नों में फैले अनेक जो है ग्रंथ खंडों में कर दिया था। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 साल लगे। तो देखिए इन्होंने जो है पांडुलिपियों में जो प्राप्त श्लोक थे, जो बहुत सारी पांडुलिपियाँ अलग अलग जगहों से मिली थी, तो उन सभी को जो है इन्होंने जो है समालोचनात्मक इसका अध्ययन किया और कौन सी जो घटना सत्य थी कौन सी नहीं सत्य थी। तो श्लोकों के माध्यम से जब इन्होंने देखा कि सभी पांडुलिपियों में जो श्लोक जो है समान रूप से सभी में इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें सत्य मान करके इन्होंने इनका संकलन किया, एक जगह इकट्ठा करके महाभारत की रचना की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बंधुता एवं विवाह। तो देखिए किस तरह से उस समय के समाज में किस तरह से जो है भाईचारे की किस प्रकार से मतलब लोग जो हैं किस तरह से रहते थे समाज में, क्या उनका जो है मतलब विवाह की क्या पद्धति थी, यानी तरीका तौर तरीके क्या थे। तो देखिए ये हम इन टॉपिक्स में हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला परिवार में देखिए एक ही परिवार के जो लोग हैं भोजन मिल बांट कर करते थे। परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग मिल बांट करके करते थे, ठीक है ना, यानी कि जो है काफ़ी बड़े बड़े परिवार होते थे, सभी मिल बांट करके भोजन बनाते थे करते थे और संसाधन जो भी संसाधन उनके पास प्राप्त होते थे उन सभी का जो है मिल बांट करके उपयोग करते थे। परिवार के लोग एक साथ रहते थे, परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते थे और कुछ समाजों में चचेरे और मौसेरे भाई बहनों को खून का रिश्ता माना जाता है। जिस तरह से मान लीजिए आज हम जो है ब्लड रिलेशन यानी अपने जो भाई बहन है, सगे भाई बहन, हम उन्हीं को कहते हैं जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है, मतलब जिनके एक ही पेरेंट्स होते हैं। तो उस समय क्या होता था कि चचेरे और ममेरे या मौसेरे जो भाई होते थे उनको भी जो है खून का मतलब उनसे भी ब्लड रिलेशन मान करके उनको भी सगा ही माना जाता था। तो इस तरह की जो प्रथा है देखने को मिलती है और समाज में इस वजह से जो है बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। इसके बाद जो पैतृक वंशिक जो व्यवस्था है, पितृवंशिक व्यवस्था है, इसके आदर्श देखिए कि पितृवंशिकता में मतलब किस तरह की ये व्यवस्था थी। देखिए पितृवंशिकता हमारे देश में जो है बहुत पहले से मौजूद है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है जो है पिता की जो मृत्यु के बाद क्या होता है सारा जो जितनी भी संपत्ति होती है वो पुत्र की होती है, यानी पुत्र को उसका जो है उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। तो महाभारत की कुछ इसी तरह की कहानियाँ हैं। यह भाइयों के दो दल कौरव और पांडवों के बीच ज़मीन को लेकर के, सत्ता को लेकर के हुए युद्धों की कहानी है। आपको पता है ये दो जैसे कौरव और पांडवों के मध्य का युद्ध आपको पता ही है महाभारत में।
और ये सारा जो लड़ाई झगड़ा था ये सत्ता को और जो है ज़मीन को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो पांडवों की जीत हुई थी। और जीत होने के बाद उत्तराधिकार में पितृवंशिकता जो है घोषित किया गया था। यानी कि पांडवों की जीत के बाद जो है पांडवों को ही जो है उनका उत्तराधिकारी मान लिया गया था। पितृवंशिकता में देखिए, इसकी अगर हम परिभाषा लें तो पितृवंशिकता में क्या होता है कि पिता की मृत्यु के बाद पिता की सारी संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, जो भी कुछ होता है वो बेटे के नाम कर दिया जाता है। और अगर बात की जाए राजाओं की, तो राजा की मृत्यु के बाद उसके सिंहासन पर उसके उसके पुत्र को जो है सिंहासन सौंप दिया जाता है, यानी उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हो जाता है। तथा कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि राजा का स्वयं का कोई पुत्र ना हो, तो अपने सगे संबंधी या सगे भाई बहनों के जो बच्चे हैं उनको वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लेते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, हमारे जो ये लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का, कि विवाह के नियम उस समय जो है समाज में किस तरह का जो है विवाह किस प्रकार होते थे, क्या नियम थे, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, विवाह जो है दो प्रकार से होते थे, यानी समाज में दो प्रकार के नियम व्याप्त थे, अंतविवाह पद्धति और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह जिसको बोलते हैं और बहिर्विवाह पद्धति। अंतर्विवाह पद्धति में होता क्या है कि इसमें जो है गोत्र के अंदर या कुल के अंदर ही, यानी अपनी जाति के अंदर ही जो है विवाह हो जाते थे। और बहिर्विवाह में क्या होता था कि अपने गोत्र को या अपने जो है कुल को छोड़ करके बाहर की दूसरी जातियों में विवाह होते थे। तो इस प्रकार के दो साक्ष्य मिले हैं कि उस प्रकार की उस समय के समाज में इस प्रकार से विवाह हुआ करते थे। आगे देखिए कि जो पितृवंशीय समाज में आपको पता है हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। घर का मुखिया भी आप देखते होंगे तो आपके जैसे पिता होते हैं घर के मुखिया। तो इस वजह से जो पितृवंशीय समाज में हमेशा जो पुत्र को काफ़ी महत्व दिया जाता है और पुत्री को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता। तो पुत्री के विवाह में जो है गोत्र से, इस वजह से जो है जो पुत्री का विवाह है वो गोत्र से बाहर किया जाता है। और जो कन्यादान है ये पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था उस समय। और ये आपको पता है आज भी जो है ये एक महान कर्तव्य मतलब इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो इसके बाद देखिए कि नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक नियम बदले। समाज में देखिए हम इस जो लास्ट पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कि भाई समाज में क्या क्या जो बदलाव आ रहा था, ठीक है ना। छोटे जो है बड़े बड़े जो है नए छोटे बड़े नए नगरों का उद्भव हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है ना। समाज में जो है नियम परिवर्तित हो रहे थे, क्रय विक्रय यानी लेन देन के लिए जो है लोग नगरों में जाने लग गए थे। और विचारों का आदान प्रदान हो रहा था, यानी जो है समाज जो है जागरूक हो रहा था। इसीलिए जो प्रारंभिक विश्वास थे और जो व्यवहार थे इन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। यानी कि जो प्रारंभिक अंधविश्वास जो माने जाते थे समाज में जो प्रचलित थे उन पर जो है अब प्रश्न चिन्ह लगने लगे, क्योंकि देखिए समाज जो है शिक्षित होने लगा था और जो है एक दूसरे से मिलने के कारण विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। इस वजह से जो है अंधविश्वास वगैरह इन पर जो है लोगों का कम विश्वास होने लगा था। इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता को तैयार किया। इसका पालन सभी के लिए करना अनिवार्य था। तो यानी कि ब्राह्मणों ने जब देखा कि समाज में जो है जो भी रीति रिवाज है उनको अंधविश्वास का नाम दिया जाने लगा, तो उन्होंने जो है जीवन को एक सही ढंग से जीने के लिए एक आचार संहिता तैयार की और जिसका पालन करना उन्होंने जो है अनिवार्य कर दिया था। 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र धर्म शास्त्र ग्रंथों में, यानी कि जो है जीवन को जीने के जो नियम थे वो धर्मशास्त्र ग्रंथों के रूप में जो है उनका संकलन किया गया। इसमें जो है सबसे अहम भूमिका मनुस्मृति, जो एक अहम जो संरचना हुई थी वो मनुस्मृति थी। और इसमें देखिए धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे, जिसमें जो है 4 प्रकार के जो विवाह थे, प्रथम जो पहले 4 प्रकार के जो विवाह थे वो उत्तम किस्म के माने जाते थे। तो देखिए बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए समाज में किस प्रकार के नियम कानून थे, क्या सामाजिक परिवर्तन हुए थे समाज के अंदर, किस प्रकार का जो है विवाह की क्या पद्धति थी और लोग जो है परिवार को कितना महत्व देते थे, ये सभी आपने पॉइंट्स जो है इसमें आपने डिस्कस किए हैं और ये आपको बिल्कुल क्लियर भी हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।